हाय गुड इवनिंग। मैं चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर, आप सभी को फाइव हिल पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं एक नया लेक्चर, जहां से हम 12th क्लास को इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे। ऐसे हम लोग एक अलजेब्रा के पोर्शन को कंप्लीट जस्ट किए हैं, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर हम डिस्कस किए थे। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे, और वह इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेशंस। क्या है रिलेशंस? आजकल रिलेशंस होने वाला ही माहौल है, चारों तरफ एक दूसरे से रिलेशंस हो रहे हैं, बैंड बज रहे हैं। आप सबको पूरी तो मिलता ही होगा, बहुत मज़ा आता है ना। तो देखेंगे यह जो रिलेशंस होता है, ऐसे जनरल लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं, वहाँ एक फैमिली से दूसरे फैमिली में रिलेशन होता है, या ऐसे भी होता है कि यदि किसी फैमिली में कुछ सदस्य है, कुछ मेंबर्स हैं, तो उनका आपस में भी रिलेशंस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप यह जो जनरल लाइफ के रिलेशंस है, रियल लाइफ के रिलेशंस है, इस पर तो आप बहुत अच्छा से डिस्कस किए, मतलब कि इस पर आप बचपन से सीखते आए हैं, और उसी रिलेशंस को अब हम मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे। क्या होता है मैथमेटिक्स में यूज़? अब यहाँ भी नंबर्स का फैमिली होता है, यहाँ भी मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे नंबर्स का फैमिली है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो चलिए इनके बीच क्या किस तरह से रिलेशंस होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप सोचिए, अगर आप इस रिलेशंस को नहीं समझ पाएंगे तो मुझे विश्वास है, मुझे डाउट होगा आप पर कि आपका भी रिलेशन होने में दिक्कत होगी। इसीलिए अपना लाइन कंफर्म करने के लिए, अपना टिकट कंफर्म करने के लिए चलिए रिलेशंस को बढ़िया से पढ़ते हैं, और काफ़ी मज़ा आएगा। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम बारी बारी से वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, जिसमें आपको यह फर्स्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का, और यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, कैलकुलस को इनिशिएट कर देंगे, कैलकुलस को शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो सीक्वेंस है, यह लगभग 2 से 3 महीना लगातार चलेगा, और तब जाकर के कैलकुलस को हम क्लियर करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं और कैलकुलस तक जाकर के इसे समापन करेंगे। इसलिए एक एक लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा। अगर आप, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि एक भी लेक्चर को आप मिस न करें, मिस करेंगे दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट अपने मोहल्ला में हल्ला करिए कि ये 5 हिल लेकर आया है सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पर आपका एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ से आप प्रत्येक सब्जेक्ट का एजुकेशन ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके घर तक अपने इस एजुकेशन को आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो आप लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप क्या करेंगे, लाइक का बटन दबा करके फटाफट अपना अटेंडेंस बनाएंगे। और चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 फैमिली है, 2 फैमिली के बीच यहाँ पहला जो फैमिली है वह ए है, दूसरा फैमिली है वह बी है, और इसके बीच हम क्या करते हैं, रिलेशन कराते हैं। तो इस रिलेशन को कैसे कराते हैं आप लोग जाने होंगे, सीखे होंगे। आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि जब कभी भी 2 व्यक्तियों के बीच रिलेशंस होता है, तो बीच में एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? मीडिएटर की। और आजकल तो बिना मीडिएटर के ही काम चल जा रहा है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी इस तरह के ही रोल हैं, मैथमेटिक्स में भी सेम वही कंडीशन है, और उस कंडीशन को सीखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है, और अंत तक आप ज़रूर कहेंगे कि वाह क्या मज़ा आ गया। अब देखेंगे, तो यहाँ इसको शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप 11th क्लास के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उसको मैं क्लियर कर दूं, और जैसे क्लियर होगा आपको यहाँ रिलेशंस पढ़ने काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखेंगे, जो 11th क्लास का टॉपिक्स था सेट्स, जिस पर मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी है, और जैसे 11th क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहाँ हर प्रत्येक टॉपिक का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ जो सेट्स क्या है, इस पर यदि बात करें, अगर आप 11th क्लास को पढ़े हैं तो वहाँ भी आप
टॉपिक को डिस्कस किए होंगे, सीखे होंगे। तो सेट्स क्या है, तो कह रहा है क्या, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। अब यहाँ बात करेंगे जिसमें पहला कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि जो पहला टॉपिक है क्या वह सेट को डिफाइन करता है या यस और नो, फटाफट बताएंगे। यहाँ देखेंगे, कह रहा है योर फेवरेट क्रिकेटर ऑफ टीम इंडिया। वाह, टीम इंडिया का फेवरेट क्रिकेटर। अब बताएंगे फेवरेट जो वर्ड है यह वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इट मीन्स अगर यह क्वेश्चन पर्सन बाय पर्सन अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाए, सबका फेवरेट होने का मायने बदल जाएगा, सबका अलग अलग आंसर होगा। इन दिस सेंस यह क्या होगा, यह वेल डिफाइंड नहीं होगा और वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण इसे हम सेट्स नहीं मानेंगे। फिर कहा जाए ए सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का सेट। होल नंबर किसे बोलते हैं, तो होल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें, इट मीन्स 0 1 2 3। अगर दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी से भी इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो सबका आंसर सेम होगा। इट मीन्स यह वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड होने के कारण इसे क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे, है ना। ये बात तो आपको पता है। फिर आप बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, क्या तीसरा सेट्स होगा। कह रहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू राम हो सकता है कि ऐश्वर्या सुंदर हो, कोई किसी के लिए कैटरीना हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकती है। तो इट मीन्स यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग इसके सेंस होंगे, इसलिए यह वेल डिफाइंड नहीं है और यह सेट नहीं है। तो देखेंगे सेट्स को आप समझ लिए। सेट्स को समझने के बाद इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जिसको समझ लें। कह रहा है सबसेट्स, फटाफट हम टॉपिक पर बात करेंगे, ज़्यादा समय ना लेंगे। और क्योंकि एक बार रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि विदाउट इसके हम रिलेशंस को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी समस्याएं होंगी। तो इसीलिए मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि एक बार आपके दिमाग में ये बातें रिफ्रेश हो जाए, ताज़ा हो जाए और चमक जाए, जिससे कि कहीं दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखेंगे एन क्या है, एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। यू ऑलरेडी नो दैट कि एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, यह नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसमें जो सबसे छोटा होता है वह क्या होता है, 1 होता है। सबसे बड़ा का पता नहीं, इट मीन्स इन्फिनिटी, है ना। वही जब होल नंबर की बात करें, डब्लू किसको डिनोट करता है, होल नंबर को डिनोट करता है। और होल नंबर में क्या क्या शामिल हो जाएंगे, इसी नेचुरल नंबर के पहले एक जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। फिर देखेंगे यह जेड और इसे आई से भी डिनोट किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। और इंटीजर्स इट मीन्स इसके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इंक्लूड, जैसे देखेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं। और आप बताओ यह जो क्यू है, क्यू किसको डिनोट करता है, तो क्यू रेशनल नंबर को डिनोट करता है। किसको, रेशनल नंबर को। फिर बताएंगे रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो p/q के फॉर्म में होता है। अगर कोई कह दे कि p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है तो क्या सही है। इसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशन है, उसे ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोग मिस करते हैं, जनरली यही लोग कहते हैं कि p/q के फॉर्म में होता है तो रेशनल नंबर होता है। लेकिन आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, p और q के फॉर्म में होना चाहिए, इसके साथ q 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0।
Q 0 नहीं होना चाहिए। और इसके साथ एक और कंडीशन है जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं, और उसके साथ एक और कंडीशन है कि जो P और Q हो, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि रेशनल नंबर होने का क्या शर्त है? P बाई Q होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो ऐसे नंबर के सेट्स को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। और देखेंगे यहाँ R किसको डिनोट करता है? तो आप सब जानते हो R रियल नंबर को डिनोट करता है, और रियल नंबर इट मीन्स R। अब आप बताओ यहाँ रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? तो रियल नंबर में आप सब जानते हैं क्या क्या? बताएंगे, कमेंट करेंगे, फटाफट बताएंगे भाई। रियल नंबर में क्या क्या होता है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को साथ में ले लें तो क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। और उसके बाद यहाँ जो C है, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो देखेंगे रियल नंबर का अपोजिट, जैसे रेशनल नंबर का अपोजिट क्या होता है? इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल को मिला करके क्या हो जाता है? अपोजिट नहीं कहेंगे उसे, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला करके क्या हो जाता है? आपका रियल होता है। सिमिलरली उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर होगा वह क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तब उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तब उस सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब इसमें कुछ बातें ऐसी है जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें मैं सबसे पहले सबसेट की बात बोला था। और सबसेट क्या होता है? आप लोग पढ़ लिए हैं कि यदि A सबसेट B लिखा हो तो इसका सेंस ये है कि A के सभी एलिमेंट्स B में होने चाहिए। A के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? B में होने चाहिए। और साथ ही साथ B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसको A प्रॉपर सबसेट इसको बोला जाता है। एक और होता है कि A सबसेट B, इसका सेंस ये है कि A के सभी एलिमेंट्स B में हो। यह B के बराबर भी हो सकता है, A जो है B के बराबर भी हो सकता है, या A के सभी एलिमेंट्स तो B में होने ही चाहिए। लेकिन इसका क्या सेंस है कि A के सभी एलिमेंट्स B में हो लेकिन B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इन दिस सेंस क्या इसे बोलेंगे? इसे प्रॉपर सबसेट, ऐसे बोलेंगे सबसेट। तो ध्यान रखेंगे दोनों का सेंस अलग अलग है। अब आप बताओ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है सबसेट है कि नहीं? प्रॉपर सबसेट है कि नहीं होल नंबर का? तो नेचुरल नंबर है किसका प्रॉपर सबसेट? होल नंबर का। और बताएंगे यह जो होल नंबर है यह भी प्रॉपर सबसेट है, जेड फॉर इंटीजर्स। और आप सोचो थोड़ा सा जेड का क्या सेंस होता है? तो जेड फॉर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जाहलेन, जेड फॉर जाहलेन। आप सोचोगे कि इसे आई से डिनोट किया जाता है, लेकिन जेड से क्यों डिनोट किया जाता है? तो जेड फॉर क्या होता है? जाहलेन। और इसका भी सेंस क्या होता है? इंटीजर ही होता है, इसीलिए इसे जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो एन सबसेट डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसेट जेड। और बताएंगे जेड सबसेट क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू सबसेट किस में हो जाएगा? बताएंगे रियल नंबर। और रियल नंबर सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यह सीक्वेंस तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, यहाँ ये नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। सबसेट, प्रॉपर सबसेट की बात किया गया है। तो इस तरह से हमें यह मिला कि यह जितने भी स्पेशल टाइप्स के जो सेट्स थे उनका कौन किसके सबसेट हुए, तो ये बातें हमें समझ में आ गई और समझना काफ़ी ज़रूरी था। अब बताओ कोई कहेगा क्या NCR का सबसेट है कि नहीं है? तो निश्चित रूप से है। अगर W है, Z है, Q है तो N भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस बात को दिमाग में रखेंगे और आगे की बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी सेट्स पर कुछ क्या दिए गए हैं? ऑपरेशंस दिए गए हैं। इसी सेट्स पर कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं। उन ऑपरेशंस को हम बारी बारी से थोड़ा सा सीख लें। एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लें।
तो यहां देखेंगे जो पहला पॉइंट है, यह क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सेंस क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, है ना। तो क्या है इंटरसेक्शन, क्या होता है यूनियन, क्या होता है यूनियन का सिंबल आप जानते हैं, यू जैसा बनाते हैं। और इसका क्या सेंस है, इसको देखते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस कहें तो सब्ट्रैक्शन, और इसका सिंबल माइनस के फॉर्म में होता है। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट को क्या लेते हैं, डैश के फॉर्म में लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, टू सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे। और इसका जो सिंबल होता है क्रॉस का होता है 13 है इसके सिंबल। अब इन्हीं सिंबल का यूज़ थोड़ा सा कर लें, रिफ्रेश होना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखेंगे आपको यहाँ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और इस एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल है यू किसको बोलते हैं बताएंगे, कमेंट करेंगे। यू किसको बोला जाता है, सेट्स थ्योरी में यू किसको डिनोट करता है, तो फटाफट बताएंगे, जरूर कमेंट करें भाई। तो यू मैं बता दूं यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट। देखेंगे यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, और यू यूनिवर्सल सेट है। ए इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी का भी कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब हमें दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है। इट मीन्स हमें इंटरसेक्शंस की बात करेंगे, और इंटरसेक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मुझे पता है, लेकिन मैं रिफ्रेश करने के व्यू से बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है आपको, बस यहाँ एक बार रिफ्रेश हो जाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है। ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या है 3 4 5 6 और 8। साथ ही साथ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन और बी का वैल्यू क्या है, तो बी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। बी का वैल्यू है 1 2 4 6 8। क्या है 1 2 4 6 8। तो बच्चों आप बताओ इन दोनों में हमें कॉमन वैल्यू को पॉइंट आउट करना है, चुनना है। तो बताएंगे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ इसमें 3 है, आप बताओ इसमें 3 है, लेकिन सेकेंड सेट में 3 नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इस 3 को तो नहीं लेंगे। 4 को देखेंगे 4 यहाँ है, 4 उसमें भी है, तो 4 को आउट करेंगे। फिर देखेंगे 5 नहीं है, 6 है, 6 दोनों में है और 8 दोनों में है। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिला, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिला। तो मिला कि नहीं मिला, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मोहल्ला में ज़रूर हल्ला करिए क्या है 5 व्हील, और 5 व्हील के बारे में बताइए। बिकॉज यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी, और बहुत मज़ेदार टीचर से, वर्ल्ड क्लास के टीचर से आप पढ़ पाओगे। इसीलिए आगे आते हैं, हम इसके साथ बात करेंगे ए यूनियन बी पर। यहाँ हम देखेंगे ए यूनियन बी पर बात करेंगे। ए यूनियन का मतलब आप जानते हो, यूनियन में एकता में बल है, सबको एक साथ मिला देना है। एक साथ मिलाने का मतलब पहले ए को लिखोगे, ए का वैल्यू है 3 4 5 6 और 8। साथ ही साथ यूनियन बी का वैल्यू क्या है बताओगे, 1 2 4 6 8। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों को मिक्सअप करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो क्या होगा रिजल्ट बताओगे। सबसे छोटा रिजल्ट से देखते हैं, यहाँ A1 है तो 1 को शामिल करेंगे, 2 2 3 4 5 6 और 7 नहीं है 8। आप बताओ हमने क्या ले लिया 1, ये जो भी एलिमेंट्स लिए हैं, आप बताओ इस जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसमें सेट ए के भी टोटल एलिमेंट्स और सेट बी के भी टोटल एलिमेंट्स है कि नहीं है, आप देखो बताओ। देखो 3 है 4 है 5 है 6 है 8 है, इधर 1 है 2 है 4 है 6 है 8 है, सब है कि नहीं है। तो यहाँ जो वैल्यू मिला यह किसका मिला, ए यूनियन बी का मिला। है ना आसान, है आसान है। अगर इजी लग रहा है तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें, बताते रहें मुझे कि और क्या क्या समस्याएं हो रही है आपको। तो इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे आप डिफरेंस हो गया, सॉरी आप डिफरेंस पर बात कर लेते हैं। यहाँ a माइनस बी पर हम बात कर लेते हैं। a से b को सब्ट्रैक्ट करें,
सिमिलरली उसी प्रोसेस से आप बी से ए को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह यू से ए को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ए से यू को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब सेंस ए है कि किसी भी दिए गए सेट से किसी दूसरे सेट को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या था आप बताओ, ए के वैल्यू को यहाँ लेते हैं तो ए का वैल्यू है 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 और 8। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब आप बताओगे हमें सब्ट्रैक्शन यहाँ कैसे निकालना होगा। तो देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, ध्यान रखेंगे। तो रिजल्ट अब बताओ, इस ए के उन सभी एलिमेंट्स को हमें लिखना है। किससे कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। हमें ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो अब हमें क्या करना है, ए के उन सभी एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में नहीं है। तो आप बताओ 3 यहाँ है, 3 इसमें है क्या, नहीं है तो इसको ले लेंगे। 4 है, 4 वहाँ भी है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 यहाँ है, 5 उसमें नहीं है तो ले लेंगे। 6 इसमें है और उसमें भी है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और 8 इसमें भी है उसमें भी है तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें बचा क्या 3 और 5। अब हमें इसके एलिमेंट से कोई विशेष मतलब नहीं, मतलब इतना ही है कि इसका एलिमेंट्स इसमें नहीं होना चाहिए, उसे ही हमें लिखना है। तो बताएंगे 3 और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख लिए। वैसे ही अगर b माइनस ए करना हो तो उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो b में है लेकिन b में भी है और a में भी है, तो a वाला घट जाएगा तो b के वह एलिमेंट्स बचेगा जो a में नहीं है। तो अब आगे देखेंगे, इसके बाद जो हमारा काम है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट को डैश से सूचित करते हैं। बताओगे u का जो वैल्यू है 1 to 10 है और देखेंगे a का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू पता है। तो देखेंगे u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक। ये बातें तो समझ में आ रही है। अब a का जो वैल्यू है वह क्या है 3 4 5 6 और 8 है ना। अब हमें क्या करना है, u और a आपके साथ आपको मिल रहा है, आपके सामने है। हमें अगर प्रश्न ए कहे कि a डैश फाइंड करिए, क्या करिए a डैश फाइंड करिए, इट मीन्स a डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इट मीन्स u से a को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। u से क्या करेंगे, a को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और u का वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक है 10। और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करने हैं बताओगे, a का वैल्यू, और a का वैल्यू आपको पता है यहाँ 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 और 8। अब सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे। 1 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है तो 1 को लेंगे, 2 इसमें है उसमें नहीं है तो 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 है 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 है 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 भी है 6 भी है, और देखेंगे 7 को ले लेंगे, 8 को 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 को लेंगे और 10 भी है इसमें। तो यही ना रहा, यही ना एलिमेंट्स रहे। कितना आसान है। अब बताओ किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। अब बी को पूछेगा, कहेगा कि आप बी डैश निकालिए, तो बी डैश निकालिए। मेरे साथ बोले हैं ना, बार बार बोलते रहे हैं कि कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और वहाँ मेरे साथ क्वेश्चन जो भी छूटेगा उसको आपको करना है। तो आप बताएंगे बी डैश का वैल्यू क्या होगा, निकाल कर मुझे बताएंगे। अब आगे आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैं डिस्कस किया था। क्रॉस प्रोडक्ट पहले मेंशन किया था, अब उसी को यहाँ डिटेल्स वे में लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हो
ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकाल देंगे, इसे ही क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा बताएंगे, देखोगे ए दिया है तो सबसे पहले ए लिखिए, ए क्रॉस बी, इट मीन्स सबसे पहले ए के सेट को लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, ए बी सी, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, 1 2 का करना है, 1 2। अब बताओगे कि मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या सेंस निकलने वाला है, तो सेंस यहाँ ए होगा। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार सेंस है यहाँ, इस सेंस को समझेंगे और देखेंगे। कह रहा है 1 को यदि हम 1 से ए को 1 के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका सेंस ऐसा नहीं है जैसे आप पहले जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें यह अगर 1 को चाहे ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ जब सेट थ्योरी में क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, A1 से, फिर वही देखेंगे A का 2 से होगा तो क्या होगा, A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2। B का 1 से होगा, अब देखेंगे A का तो सबसे हो गया, इस A का तो दोनों एलिमेंट से हो गए कि नहीं हो गए, यस और नो, कमेंट करिए यस और नो, यस यस। तो देखेंगे अब जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वह क्या है, B है, तब B से हम दोनों एलिमेंट्स में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो बताओ B को 1 के साथ करें तो क्या होगा, B1, B को 2 के साथ करें तो क्या हो जाएगा, B2। अब C का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, C1, C का 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2। है ना आसान, बोलिए आसान है कि टफ है, यहाँ मिला, यही तो मिला हमें, A क्रॉस B, A क्रॉस B तो निकाल लिए हम, कितना आसान है। अब इसमें सोचना है, यहाँ कुछ नए टर्म्स आएंगे, इस टर्म्स को समझिए और फिर हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करते हुए रिलेशन के तरफ बढ़ेंगे। किधर, रिलेशन के तरफ। और आपका जब स्टेप जब इधर रिलेशन के तरफ बढ़ेगा तो रियल लाइफ में भी बढ़ने वाला है, इसलिए रियल लाइफ में भी आपका अपना स्टेप अगर रिलेशन की तरफ बढ़ाना है, अच्छा रिलेशन आए आपके लिए, तो इसके लिए आपको यहाँ का रिलेशन सीखना पड़ेगा। तो देखोगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ जो एलिमेंट्स हुआ, यह एक क्या बना, लास्टली एक बना सेट्स। ये क्या बना, एक, इसे एक सेट बोलेंगे। और यह जो सेट है यह क्या है, A क्रॉस B का, A क्रॉस B एक क्या मिला, लास्टली एक सेट मिला। अब आप बताओ इस A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखेंगे इस A क्रॉस B का यह क्या कहा जाता है, एक पार्ट एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स, 6। और आप बताओ, अब कहोगे कि यह A को क्या कहा जाएगा, इस 1 को क्या कहा जाएगा, तो आज सीख लीजिए, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। इसको भी बोलते हैं कंपोनेंट, दोनों को कंपोनेंट बोला जाता है। बट आप सोचिए कि यह पहले आया है, ए कहाँ आया है, पहले आया है, इसीलिए इसे बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड कंपोनेंट। जो पहले आए उसे फर्स्ट कंपोनेंट, जो बाद में आए उसे सेकंड कंपोनेंट। है ना आसान। तो देखिएगा यहाँ यह फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, जितने भी एलिमेंट्स। अब इससे कुछ और बातें समझ ले, सीख ले तो बहुत मजा आएगा। यहाँ आपको A क्रॉस B मिला है, A क्रॉस B निकाले हैं, तो देखेंगे A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, A पहले है कि बाद में है, A पहले है कि बाद में है, तो आपको दिख रहा है कि A पहले है। इट मीन्स इसका सेंस ये है कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट जितने भी होंगे वो कहाँ से होंगे, ए से होंगे। और जितना कंपोनेंट, सेकंड वाला जितना कंपोनेंट होगा वह कहाँ से होगा, बी से होगा। तो आप सोचिए, यहाँ देखेंगे ए के कंपोनेंट कौन कौन से मिले,
ए बी बी सी सी। तो आप जानते हो सेट में एक एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जाता। तो बताओ इस सेट ए में क्या क्या मिला, ए बी सी मिला कि नहीं मिला। वैसे ही आप बताओ सेकंड कंपोनेंट कहां से होंगे, बी से होंगे। तो सेकंड कंपोनेंट 1 2 2 1 2 है कि नहीं, यानी क्या है 1 2 1 2 1 2, यानी 1 2 हुआ सेकंड कंपोनेंट का। अब थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताऊं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी इजी चीज़ है, आप इसको पढ़ चुके हो, लेकिन मैं इसे स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर टोटल हम इमारत खड़ी करने वाले हैं। तो इमारत को खड़ा करने से पहले हमें नींव को एक बार जांच पड़ताल कर लेना काफ़ी ज़रूरी है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, वो लोड लेने के लायक है कि नहीं है। अगर कहीं डैमेज हुआ हो तो उसको ठीक कर लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं एक बार रिफ्रेश करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो रिलेशन हम करा पाएंगे और रिलेशन के कंडीशन यानी मीडिएटर को भी ला पाएंगे। क्या मीडिएटर, किस किस तरह के मीडिएटर यहाँ सामने आएंगे, तो देखेंगे बहुत मज़ा आने वाला है। और मज़ेदार बात यह है कि जब हम इसे B क्रॉस A फाइंड करेंगे, जब इसी सेट से हमें क्या फाइंड करना हो, B क्रॉस A फाइंड करना हो, तो इसका सेंस ये हो जाएगा कि जो सेट B है वो पहले हो जाएगा और सेट A जो है बाद में हो जाएगा। तो देखेंगे सेट B कौन कौन से हैं, 1 2 क्रॉस सेट A कौन कौन से हैं, A B C। अब बताओ इनको यदि इसका प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो क्या होगा, 1A 1B 1C, फिर देखेंगे 2A 2B और 2C। हो गया कि नहीं हो गया, हुआ 1A 1B 1C 2A 2B 2C। इसके भी कितने एलिमेंट्स मिले, इसके भी 6 एलिमेंट्स, यहाँ भी आपको 6 मिले। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके कंपोनेंट चेंज हो गए हैं, कंपोनेंट चेंज हो गया है। इट मीन्स जो पहला कंपोनेंट है अब दूसरा हो गया, दूसरा वाला पहला हो गया। अब आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा और मज़ेदार ढंग से समझेंगे। इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। 2 3 और 3 2 इक्वल होगा, 2 3 और 3 2 इक्वल होगा। तो आप बताओ इस 2 3 का सेंस क्या है, 3 2 का क्या सेंस है, इसको पहले समझ लेंगे तब ना समझ पाएंगे, तब ना हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे कि यह क्या है, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो 2 3 का सेंस ये है कि आप क्या करो, एक क्वाड्रेंट ले लो, चतुर्थांश ले लो और उसमें 2 3 को रिप्रेजेंट करो। 2 3 का सेंस ये है कि यहाँ x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो यह आपस में इक्वल होगा ही नहीं, और जब इक्वल होगा तो इसका ये सेंस होना चाहिए कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो। तो आप यहाँ देखो यह जो ऑर्डर्ड पेयर में कंसेप्ट दी गई है उसको समझेंगे कि एक्स वाई कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा y x के, यानी एक्स वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक काफ़ी शानदार फॉर्मूला हम यहाँ सीखने वाले हैं, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मन एलिमेंट्स की संख्या को फाइंड करने के क्रम में अगर देखेंगे यहाँ सेट ए दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर, जिसे क्या बोलते हैं हम 11th क्लास में पढ़े हैं, कार्डिनल नंबर इट मीन्स किसी सेट के एलिमेंट्स की संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। कार्डिनल नंबर किसे कहेंगे, किसी सेट के एलिमेंट्स की संख्या को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलेंगे। तो बताएंगे यहाँ ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं, 3 है, और बी के कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं, 2 है। तो आप बताओ
अगर प्रश्न करे, क्वेश्चन आपका ये है, देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम यहाँ लाते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछे तो क्या बताओगे? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का सेंस ए है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का क्या सेंस है कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब बताओ नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना है? तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना है? 2 है। तो क्या है 3 इंटू 2 और इज इक्वल टू क्या 6, इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 6 मिला। और 6 तो हम फाइंड भी किए हैं, प्रैक्टिकली भी देखे हैं कि ए क्रॉस बी को जैसे हम फाइंड किए थे, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना आया था? तो 6 आया था। वही तो हम इस फार्मूला के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखिए कितना मज़े से हम मैथमेटिक्स के एक एक स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद आपको काफ़ी मज़ा आता होगा और मज़ा लेते रहिए और मैथमेटिक्स के स्टेप को आगे बढ़ाते रहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालना है, ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे आएंगे अगले स्टेप पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। वाह, काफ़ी शानदार जानदार। और यहीं से धीरे धीरे शुरुआत हो रही है रिलेशंस की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुकी है। इसीलिए आप भी अपने मोहल्ले में हल्ला कर दो कि यहाँ फाइल आपके दरवाजा, आपके घर तक पहुँच गया है। सभी सब्जेक्ट को लेकर के आप इसे ज्वाइन करिए और सभी सब्जेक्ट को घर बैठे सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त हो करके पढ़ाई करिए। घर बैठे, घर से बाहर आप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? किसी सेट के सबसेट्स की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, कितनी होती है, इस पर हम 1 बाय 1 करके मजेदार ढंग से डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखेंगे आपके सामने पहला एग्जाम्पल दे दिया है। पहला एग्जाम्पल क्या है? a इज इक्वल टू, आप बताओ, a इज इक्वल टू 1 2। इट मीन्स एक सेट दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसके सबसेट को फाइंड करना है। क्या करना है? सबसेट को फाइंड करना है। सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखोगे बहुत मजा आने वाला है भाई, हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए कितना मजा आएगा, इसीलिए लास्ट तक बने रहेंगे। देखेंगे a इज इक्वल टू 1 2, क्या है? 1 2 है। तो इसके सबसेट को फाइंड करना है। आपको पता है किसी भी सेट का जो, और किसी भी सेट में फाई जो होता है सभी सेटों का सबसेट होता है। तो फाई के बारे में, फाई से आप तो परिचित होंगे ही, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो बताओगे पहला तो इसके सबसेट क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इसके एक एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1, तीसरा हो जाएगा 2 ले लेते हैं, और चौथा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, है ना आसान? तो देखेंगे इस सेट के सबसेट को तो हम फाइंड किए कि नहीं किए, और इसकी सबसेटों की संख्या कितनी हुई? तो देखेंगे 1 2 3 4, कितना हुआ? 4। अब देखेंगे दूसरे सेट पर थोड़ा बात कर लेते हैं। दूसरे सेट के सबसेट को फाइंड करते हैं। तो देखेंगे दूसरा जो सेट, इसको बी मान ले तो बेहतर होगा। सेट बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ABC दिया हुआ है। अब इसके सबसेट को फाइंड करना है। तो आपको पता है पहला एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, इसके बाद एक एक एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो एक A होगा, फिर क्या होगा? B होगा, फिर C होगा, फिर 2 करके स्टेप बनाएंगे। क्या होगा? उसके बाद AB होगा, AC हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा मेरे बच्चों। अब देखेंगे कुछ और छूट रहा है क्या? छूट रहा है, जरूर छूट रहा है। आप कमेंट करोगे और क्या हो सकता है? तो साथ में हो सकता है क्या? ABC भी हो सकता है। आप बताओ कितने सेट्स बने? तो बना कितना बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स बने। 8 जो सेट्स हैं यह क्या है? सेट बी के सबसेट कहे जाएंगे। और आप बताओ जब सबसेट हो गया तो इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न हो सकते हैं? इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 8 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। और आप बताओ नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना है? तो 2 है। नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना? 2। यहाँ नंबर ऑफ B इज इक्वल टू कितना है? तो 3 है। इट मीन्स अब यहाँ देखो यदि 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट आए हैं, 3 एलिमेंट्स है
तो 8 सबसेट आए हैं। वैसे जब 4 एलिमेंट्स हो तो कितने सबसेट होंगे, 5 एलिमेंट्स हो तो कितने सबसेट होंगे, तो ये तो आपको निकालना होगा, इसे जनरलाइज करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। तो देखिए किसी भी सेट के सबसेट की संख्या को फाइंड करना हो ना, किसी भी सेट के सबसेट की संख्या को फाइंड करना है तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 to the power n, और 2 to the power n इट मीन्स 2, और n क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 इट मीन्स 4। क्या हो जाएगा, 4। है ना आसान, आसान है। अगर इजी लग रहा हो तो आपके दोस्त को भी तो इजी लगेगा, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप अपने दोस्त को भी तो शामिल करिए साथ में, तभी तो मज़ा आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ जो दूसरा सेट है इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 to the power n का। तो आप बताओ 2 to the power द वैल्यू ऑफ n, इट मीन्स यहाँ n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, और 2 to the power 3 का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ तो 8 मिल ही गए, मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से यहाँ जो 8 हुआ, क्या हुआ, सबसेट की संख्या, यही ना है सबसेट, निकालना तो सीखे ही हैं। अब इसी से हम आगे रिलेशन की उत्पत्ति करते हैं, रिलेशन को जनरेट करते हैं। क्या है देखेंगे। अब यहाँ a क्रॉस b जो दिया हुआ है, अब इससे देख लेते हैं। देखेंगे इसमें मैं बोलूँगा, मैं पूछूंगा, आपसे प्रश्न होगा कि बताओ इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को कैसे काउंट करते हैं, यह क्रॉस प्रोडक्ट है, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बताओ पहला एलिमेंट्स तो ए हुआ, दूसरा ए हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना। कितने एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स है। अब बताओ, मैं ये भी बताया था कि अगर ए क्रॉस बी दे दिया हो और कोई कहे प्रश्न ए हो, क्वेश्चन ए हो कि सेट ए को फाइंड करिए, ये भी हो सकता है कि सेट बी को फाइंड करिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो ये देखेंगे सेट ए इज इक्वल टू, मैं बोला था ए पहले है कि बाद में है, तो यह पहले है, और पहले होने का कारण, पहले होने के चलते जब हम ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो यह जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम सेट ए में लिखेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट को किस में लिखेंगे, तो सेट ए में लिखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन है, देखेंगे ए। तो कितना भी बार ए यूज में आया हो लिखते समय, सेट में लिखते समय एक ही बार यूज करेंगे तो ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बी, देखेंगे बी यूज में आया है, और सी। आप बताओ सेट ए क्या हो गया, ए बी सी हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, सेट बी को भी लिख लेते हैं। सेट बी इज इक्वल टू, बताओ सेकंड कंपोनेंट किसका होता है, सेकंड सेट का होता है। तो बताओ यहाँ सेकंड कंपोनेंट 1 और 2 ही है ना, है कि नहीं है। अब इसके साथ साथ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 3। देखेंगे टोटल चीज अभी जो पढ़े हैं उसी को कोरिलेट कर लेते हैं, आपस में जो उसके रिलेशंस थे उसको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 और 3 में, या 3 में 2 से, तो क्या आएंगे, रिजल्ट 6 आ ही जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ए मिल गया, बी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए बी मिलने के बाद हमें बताना है ए क्रॉस बी के सबसेट लिखना है। ए क्रॉस बी के सबसेट लिख रहे हैं। मान लें एगो पहला, मान लेते हैं पहला सबसेट R1 है, और R1 को हम कैसे लिख लेते हैं, इसी के कुछ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, A1, B2, C2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। फिर देखेंगे R2 एक सेट है, एक सबसेट, इसी का सबसेट को लिखेंगे तो क्या होगा, B1, B2 और C1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। R3 क्या लिख सकते हैं, R3 क्या लिख सकते हैं बताओ। R3 बहुत कुछ लिख सकते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं A2 लिखते हैं, B2 लिखते हैं और C2 लिखते हैं, ये भी तो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, R1, R2, R3 मिले कि नहीं मिले।
R1 R2 R3 यह तीन जो सेट्स मिले हैं, यह सेट्स किसका सबसेट है? A क्रॉस B के सबसेट है कि नहीं है? अब आप बताओ, अब अगले स्टेप पर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? रिलेशंस। अब हम बात कर लेते हैं, आ गई है, हम उन जिसका इंतजार था उस टॉपिक पर आ चुके हैं, और आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखे रहें, हमारे साथ बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ कह रहा है क्या? इसके डेफिनेशन को फोकस करेंगे, देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? रिलेशन क्या है? रिलेशंस क्या है? तो कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बोला है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी दो फैमिली है, ए है और बी है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट। अब मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का ये सेंस है कि हम कितने तरह से पेयर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें, यहाँ ए है, बी है, सी है, और यहाँ एक्स है और वाई है। यह है बॉय का ग्रुप है, बॉयज। ए है गर्ल्स का ग्रुप है। अब बताओ हम इनके बीच रिलेशंस कराएंगे तो देखेंगे रिलेशंस होगा कब, रिलेशंस फाइनल कब बनेंगे। रिलेशन फाइनल होने से पहले कुछ कंडीशंस लगेंगे, और कंडीशंस यदि पॉसिबल है, कंडीशन को यदि दोनों पार्टी फुलफिल करेगा, आप अपने जनरल लाइफ से, रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करिए, फिर समझ में आ जाएगा। कंडीशन आप जानते हो क्या क्या कंडीशन लग सकता है। तो कंडीशन यदि फुलफिल हो जाए तो क्या होता है? रिलेशन आगे बढ़ता है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि रिलेशंस होगा तो लड़का और लड़की, बॉयज गर्ल्स के बीच में जो रिलेशन हमें कराने हैं तो कितने तरह से, कहाँ कितने पॉसिबिलिटीज है, उसको पहले देखना होगा। तो आप देखो, यहाँ बॉय है, एक गर्ल्स है, तो आप देखो थोड़ा सा, आप जो शादी.com का जानते हो, जीवनसाथी.com, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जहां हम जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगवाते हैं, लगाते भी है, लगवाते भी है। तो वहाँ एक बॉयज़ का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है। अब यहाँ हम देखेंगे क्या इस बॉयज़ और गर्ल्स में किस किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो देखोगे, यह जो पहला लड़का ए है वह एक्स से इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी हम करा नहीं रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं। तो बताओ यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकता है? ए एक्स हो सकता है, ए वाई के साथ हो सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे? ए वाई कह सकते हैं। फिर देखो यही ना होगा, यानी यह जो फर्स्ट लड़का है इन दोनों से किसी एक से हो सकता है, हुआ नहीं है। ऐसा नहीं सोच लेना कि एक ए दो लोगों से करेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारा समाज अलाउ नहीं करता है, इसीलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना आप। बी बताओ, बी का किससे हो सकता है? बी का एक्स से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, देखेंगे। और बी वाई के साथ भी हो सकता है, देखें। वैसे ही सी का सी एक्स और सी वाई, यही ना पॉसिबिलिटीज है। अब बताओ लेकिन रिलेशंस बनेंगे कहाँ? जहाँ कंडीशन पूरा होगा तब ना। आप जानते हो पापा का कंडीशन कुछ और होता है, लड़का का कुछ और कंडीशन होता है, और फिर माँ का भी कुछ कंडीशन होता है। आजकल तो लड़की वाली है, लड़की खुद कंडीशन लगा रही कि मेरे लिए वैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन है, आपके ऊपर भी अप्लीकेबल है। आने वाला समय आप ही लोग का है, इसलिए आपके ऊपर भी अप्लीकेबल है। तो हम कहना चाहेंगे कि आप इस रिलेशंस को बढ़िया से पढ़िए, मैथमेटिक्स को बढ़िया से पढ़िए, और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाइए। और फिर इसके चक्कर में बहुत आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास रिलेशंस की झड़ी लग जाएगी, बहुत सारे लोग आएंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ अब हम टू द पॉइंट बात करें तो रिलेशंस क्या कह रहा है? ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम इसे बी माने, इसे ए माने, चाहे इसे ए माने, इसे बी माने, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट तो यही ना निकला। इसी के सबसेट को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। इसी का कुछ हिस्सा को अगर हम इसी के कुछ हिस्सा को बाहर कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं, उसका एक सेट बना लेते हैं, तो वही रिलेशन हो जाता है। अब
देन कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेशंस की संख्या 2 टू द पावर mn होता है। तो इस पर तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले अभी जानते हैं कि रिलेशन और कैसे बनते हैं। तो देखेंगे यहाँ मैं बताया था यहाँ A क्रॉस B है, A क्रॉस B में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, इट मीन्स 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं। उसमें क्या क्या होता है ये सब तो बात किए थे। आपको मैं यहाँ आपके लिए लिखा था R1 R2 R3 3 सेट्स को लिखे थे। तीन यह जो सेट्स है इस A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। तो बताओ यह R1 क्या होगा, एक रिलेशन को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज R1 जो है A क्रॉस B का सबसेट है, यानी R1 हम क्या लिख सकते हैं, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। R2 भी सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। और R3 भी क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, है कि नहीं है। तो R1 R2 R3 रिलेशन हुए कि नहीं हुए, तो डेफिनेटली हुए, बिकॉज डेफिनेशन तो वही कहता है कि सबसेट हो जाए तो रिलेशन होंगे और सबसेट नहीं हो तो रिलेशन नहीं होंगे। तो सबसेट हो रहा है यहाँ। देखो कुछ और कंडीशंस को देख लेते हैं, जैसे R4, कोई कहेगा R4 क्या बोला है, R4 हम ले लेते हैं, R4 में लेते हैं A1 A3 B6। अब आप बताओ, अब प्रश्न क्वेश्चन आपसे होगा, बताओ R4 के सब R4 सबसेट है क्या A क्रॉस B के। सबसेट होने का शर्त तो पढ़ चुके हैं कि R4 के टोटल एलिमेंट्स A क्रॉस B में होने चाहिए। तो बताओ यह जो एलिमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं क्या A क्रॉस B में अवेलेबल है यस और नो, फटाफट कमेंट करो, है या नहीं है। तो आपको दिख रहा है A1 तो है, A3 है क्या, नहीं है, B6 भी नहीं है तो नहीं है। इसका सेंस ये है कि यह सबसेट नहीं है, डजंट सबसेट, इट मीन्स R4 जो है रिलेशन नहीं होगा। अब देखो जब यह रिलेशन बन जाएगा, या R1 रिलेशन यहाँ बना है, R2 R3 बना है, तो इस रिलेशन को बोलेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। यहाँ R2 इसको बोल सकता है, R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। इट मीन्स जो रिलेशन बना है कहाँ से कहाँ बना है, तो सेट A से सेट B में बना है। या R2 जो बना है सेट A से सेट B में बना है, वैसे ही R3 R4 R5 जो भी रिलेशंस बनेंगे। अब आप सोचो इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो है, बहुत सारा मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको सीखना तो पड़ेगा, काफ़ी मज़ेदार है। अब यहाँ मैं लिख दूँ R5 लिख दूँ और एम्प्टी सेट लिख दूँ, तो क्या यह रिलेशन होगा कि नहीं होगा, यह रिलेशन होगा। और ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्यों बोलते हैं, कि इसमें किसी का किसी से नहीं हो। और बोले हैं, जानते हैं हम लोग, कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ यह कंडीशन तो सही होगा कि नहीं होगा, कि R4 सबसेट है A क्रॉस B का। A क्रॉस B का क्या है, R4 सबसेट है, इसीलिए R5 है, R5 A क्रॉस B का सबसेट है। तो R5 क्या हो गए, एक रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अब वैसे ही अगर मैं बोलूं, यहाँ देखेंगे A क्रॉस B, यह क्या होगा, यह भी एक रिलेशन हुआ A क्रॉस B। एक और कोई भी सेट किसी सेट का क्या, सेल्फ का कोई भी सेट सेल्फ का सबसेट होता है, जैसे अभी हम लोग शुरू में सीखे हैं। तो A क्रॉस B सबसेट होगा A क्रॉस B का, तो इट मीन्स A का A क्रॉस B भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। और ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है, जब सभी एलिमेंट्स का संबंध, सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सभी से हो, माने ग्रुप ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन ग्रुप बी के सभी एलिमेंट्स से हो, तो वैसे रिलेशंस को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ बात कुछ ऐसी है कि नंबर ऑफ ए, अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ बी में n एलिमेंट्स हो, देन
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर एन एम एन, 2 टू द पावर एम एन। इट मीन्स आप बताओ कि यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा इसी पर बात करेंगे। सेट ए में कुल कितने एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स है। सेट बी में कुल कितने एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ सेट ए से सेट बी में कुल कितने रिलेशन बनेंगे, कुल कितने रिलेशन बनेंगे, प्रश्न तो होगा, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम से लेकर के जेईई मेंस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आप बताओ यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है, और पूछेगा नंबर ऑफ, पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट्स होंगे, तो आप बताओ ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स आए थे, तो एलिमेंट्स की संख्या 6 थी। देखोगे यहाँ एलिमेंट्स की संख्या कितनी थी, 6 थी। तो आप बताओ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का क्या सेंस हो जाएगा, 2 टू द पावर, मैं बात किया था 2 टू द पावर एन। 2 टू द पावर एन का सेंस है क्या, कब, जब सबसेट की संख्या निकालनी है, तो वहाँ हम क्या किए थे, फॉर्मूला लिए थे 2 टू द पावर एन। और यहाँ एक और फॉर्मूला यहाँ जो सीख रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर एम एन। इन दोनों में क्या अंतर है, और दोनों का वैल्यू सेम भी होगा। तो देखेंगे ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स थे, तो 6 एलिमेंट्स थे। ए क्रॉस बी में कुल कितना एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 होगा। 2 टू द पावर 6 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। फिर बोला है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टू द पावर एम एन। तो 2 टू द पावर एम एन का मतलब क्या है, 2, एम का वैल्यू मतलब पहले सेट में कुल कितने एलिमेंट्स है, तो पहले सेट में 3 एलिमेंट्स है। एन का मतलब दूसरे सेट में कुल कितने एलिमेंट्स है, तो दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स है। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इट मीन्स 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब 64 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आए और यह हमेशा सेम रहेगा, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। यह दोनों वैल्यू एक ही चीज़ को फाइंड करेगा, एक ही रिजल्ट तक पहुँचेगा। सो हम कह सकते हैं, आपको एक फार्मूला यहाँ मिल जाएगा। इस फार्मूला का हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी से हमारा सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इसे ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आप इस फॉर्म को भी याद रखेंगे। तो इस तरह से हमें कितना वैल्यू मिला, तो 64, क्या मिला, 64 टाइप्स से हम उसके सबसेट लिख सकते हैं। तो इसीलिए सबसेटों की संख्या यदि 64 हो गई तो रिलेशंस भी हमारे कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। अब आगे देखोगे तो यहाँ ये बातें मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट यहाँ कह रहा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं एरोडायग्राम। एरोडायग्राम क्या है, और यहाँ हम सीखेंगे, थोड़ा सा बहुत ही मज़ेदार होगा, टॉपिक मज़ेदार होगा। जैसे ए कोई सेट है 2 3 4 5, बी कोई सेट है जिसमें हम ले लेते हैं 1 2 4। अब यहाँ एक आर एक रिलेशन हमें लेना है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आर एक रिलेशन है
जो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सेट ए, इसको क्या मान लेते हैं, सेट बी। इसके बीच में हमें रिलेशन कराने हैं, रिलेशन कराने कैसे कराएंगे, तो उस रिलेशंस का नाम हम आर रखेंगे और ए से बी में कराएंगे। आप बताओ सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ 2 है, 2 3 4 और 5। यहाँ बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो 1 2 और 4। देखेंगे यहाँ एक पॉइंट हमें देना होगा, इस पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे, पॉइंट देना होता है, हम दे लिए। अब क्या, इसके बाद यह जो कंडीशन है कह रहा है क्या, x का रिलेशन y से तभी होगा जब x माइनस वाई इज इक्वल टू इवन नंबर एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ध्यान रखेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हम एरो डायग्राम से भी इसका वैल्यू निकालेंगे और जनरल फॉर्म में भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे रिलेशंस जो है कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन है और ऐसा रिलेशन है कि x का रिलेशन y से होगा तभी जब x से y को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए। क्या है, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, मज़ा। तो देखेंगे हमें क्या करना है, x इसके एलिमेंट्स को क्या बोला है, x कहाँ से आता है, तो x सेट ए से आता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी नंबर को हम जो रखे हैं उसको क्या बोलेंगे, x। इसके जितने भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। है ना आसान, टफ तो है नहीं। अब बताइए x का संबंध y से, इनका रिलेशंस आपस में तभी होगा जब x से y को सब्ट्रैक्ट करे, इवन नंबर मिले। तो आप बताओ 2 से इसमें किस किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रियल आपका इवन नंबर आएगा। तो 2 से यदि 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सोचिए, थिंक, इसके एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, x, बिकॉज क्या बोला है, x कहाँ से आते हैं, a से। इसके एलिमेंट्स यानी सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, y। बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद रिलेशन काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप बताओ 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 का 1 से रिलेशन नहीं होगा, लेकिन 2 का 2 से हो जाएगा, होगा। 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट इवन आएगा। 2 से 4 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इवन आएगा। तो 2 का रिलेशन 2 नंबर से हो गया। 3 का रिलेशन बताओ, 3 का 1 से हो जाएगा, 3 का और बाकी किसी से नहीं होगा। वैसे 4 का देखा जाए तो 4 का 2 से हो जाएगा और 4 का 4 से भी हो जाएगा। वैसे 5 का देखा जाए तो 5 का केवल क्या हुआ, 1 से हुआ। तो यही ना रिलेशन मिले। और इसे जब हम एरो द्वारा एक फैमिली से दूसरे फैमिली में एरो से डिनोट करा दिए तो इसे ही क्या बोला गया, एरो डायग्राम बोला गया। इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यह आपके आंखों के सामने दिख रहा है। अब बताओ यह जो रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या बोला गया, एरो डायग्राम या विजुअल। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आप मुझे हेल्प करो, आप कमेंट करो, बताओ क्या क्या हो सकता है। तो 2 का रिलेशन 2 से हुआ है तो 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बहुत ही मज़े से ले सकते हैं। 2 हो जाएगा, 2 4 भी हो जाएगा, होगा। फिर देखेंगे और 2 का तो 1 से होगा नहीं, 3 1 हो जाएगा। फिर देखें 3 का और किसी से नहीं है, 4 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 4 2 4 4 भी ले सकते हैं, लेंगे। और फिर देखेंगे 5 का 1 से तो 5 1 होगा। इस तरह से हमारा क्या मिला, यह रिलेशन आर मिल गया। है ना आसान, कितना आसान है, सोचिए कितना मज़ेदार है। तो यह क्या रहा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहा। मुझे विश्वास है, मुझे पूरा पर विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया है। आगे देखेंगे काफ़ी शानदार दृश्य आपके सामने है और यह दृश्य बहुत कुछ बयां करेगा।
आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा रियल लाइफ में क्या क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ रिलेशंस जो है इन रियल लाइफ में किस किस तरह के रिलेशंस हो जाएंगे। आप देखो, आप इस महाशय को जान ही रहे हो और साथ ही साथ इधर भी हैं, ये दोनों लोग बहुत बड़े हस्ती हैं। और इधर मोहतरमा लोग को देखिए, तो देखेंगे इनका रिलेशन इनके साथ रहा एज ए जीएफ, आप सोचो। और साथ ही साथ लास्टली इनका क्या हो गया, इनके साथ रिलेशन बन गया, परमानेंट रिलेशन बन गया है। देखिए बन गया है ना, मुहर लग गया है। लेकिन ये बेचारे आज तक कुंवारे पड़े हुए हैं। आज अलग अलग लोगों को के साथ इनका अलग अलग अफेयर चल रहा है। लास्टली अभी इनके साथ एक कौन है, लुलिया बंतूर के साथ अभी इनका जो पहले इनके साथ रिलेशन था आज इनके साथ चल रहा है। लेकिन सोचिए लास्टली जो फाइनल रिलेशन बना इनके साथ बना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो रिलेशन ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, अब इनका रिलेशन और लोगों से भी हो गया। जैसे इनसे परमानेंट रिलेशन हुआ, आप बताओ, अब से अमिताभ बच्चन के साथ भी इनका रिलेशन हो गया, क्योंकि यह किसी की क्या हो गई, पोतोहू हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई, अब मदर भी बन चुकी है। तो यह रिलेशंस कंडीशन के साथ साथ बदलते रहे हैं। तो यह काफ़ी मज़ेदार चीज़ है रियल लाइफ से। और इसी तरह के रिलेशंस आगे हम कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को सीखेंगे मैथमेटिक्स में, और यह पूरा जो रिलेशन है काफ़ी कुछ हेल्प करेगा आगे। तो देखेंगे यहाँ भी इनको देख सकते हैं, लेटेस्ट पिक है। अब यहाँ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। किसी रिलेशंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन इट मीन्स प्रदर्शन, दिखाने का जो प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और इसके साथ साथ एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, एरो डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ लिए हैं। एरो डायग्राम आप देखो, इसी के कंसेप्ट से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ए बी और क्या है आर यहाँ दिया हुआ है। यह जो पूरा कंसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी से जब लास्टली हम रिजल्ट यह प्राप्त किए आर इज इक्वल टू, यह जो रिजल्ट किस एलिमेंट्स का रिलेशन किसके साथ है, तो इसको क्या बोले हम, इसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। लेकिन जैसे हम इसको विजुअल फॉर्म में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम के फॉर्म में ले लिए, यह क्या कहलाया, एरो डायग्राम फॉर्म। तो यह तीन तरीका से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, तो वह काफ़ी ही आसान है। अब यहाँ बात करेगा रोस्टर फॉर्म। जब एलिमेंट्स को लिख दिया जाए कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को जब लिखें लैंग्वेज द्वारा, किसी दिए गए कंडीशन के द्वारा जब लिख दे तो क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। और जब एरो डायग्राम से डिनोट कर दे तो एरो डायग्राम फॉर्म। है ना आसान, तो आसान है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे और कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, फिर मज़ा आएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यहाँ देखेंगे यह जो क्वेश्चंस दिया हुआ है किस फॉर्म में है, आप मुझे बता दो, कमेंट करो। तो अभी जो तीन तरीका हम लोग सीखे हैं, कौन कौन सा, सेट बिल्डर, रोस्टर और एरो डायग्राम, इस तीन जो थ्री वेज है उसमें से 21 वेज में दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है एरो डायग्राम तो है नहीं, है क्या एरो डायग्राम, एरो के फॉर्म में है नहीं। दूसरा रोस्टर फॉर्म में नहीं है, बिकॉज रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा जाता है क्रॉमिक, और क्या है उस फॉर्म में भी नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कॉन्सेप्ट और उसके कुछ कंडीशन के द्वारा यहाँ डिनोट कर दिया गया, तो यह क्या कहलाएगा, यह इसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऑलरेडी किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसे हमें बाकी जो दो वेज है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। देखोगे जो रिलेशन आर यानी जो कंडीशन आर है वह क्या बोल रहा है, क्या कि एक्स का रिलेशन वाई से तभी होगा
जब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और साथ ही साथ इसमें कुछ कंडीशन छूट गए हैं कि एक्स वाई कहाँ से आना चाहिए, सेट ए से आने चाहिए। एक्स वाई कहाँ से, इसे सेट ए से आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेट ए दिया हुआ है। तो एक्स वाई का जो संबंध है वो कहाँ से बिलोंग्स करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। तो आप बताओ x का संबंध y से तभी होगा जब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ आपको मिला क्या, कंडीशन जो मिला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको आगे बढ़ाइए, आप रिजल्ट तक पहुँच जाओगे और काफ़ी शानदार होगा रिजल्ट। देखो 3x, y को उधर भेजो तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। अब बताओ x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू 1 से लेकर 14 तक जो डेटा है आपको 1 से लेकर 14, 1 2 3 4 5 6 से लेकर कितना 14 तक है। तो जो भी x और y होगा वही ना होगा, उसी में से कोई एक होगा ना। तो आप बताओ जैसे हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो x के वैल्यू को हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 भी तो इजीली पुट किया जा सकता है, 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना 9। x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 इजीली पुट करते रहिए, y इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 तो ले सकते हैं, लेकिन y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 15 आ गए। और 15 बताओ इसी सेट से है क्या, तो इस सेट से नहीं है। देखेंगे लास्टली जो नंबर है वो कहाँ तक है, 14 तक ही है, 14 तक ही है, लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो 15 को हम कहाँ से लेंगे, हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो हमें लास्टली इसे क्या करना होगा, छोड़ना होगा, हटाना होगा। तो अब हमें क्या मिले, जो डेटा मिला यहाँ से यहाँ तक मिला, और कुछ रखोगे रख करके चेक करो और क्या क्या हो सकता है, इसके बाद और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं होगा, नहीं होगा तो इसको लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही R किस फॉर्म में लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू लिखा जाएगा। देखोगे ध्यान देंगे 1 का रिलेशन किससे हो रहा है 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। तो ले लेते हैं 1 3 2 6 3 9 और क्या 4 12 और 5 का तो हुआ नहीं, तो लास्ट में यही ना हुआ, इसे ही ना हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम, इसे ही ना आर हम बोलेंगे। अब आप बताओ, अब इसमें कुछ और बातें हैं जो हम ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, उसको समझ लेंगे। इसके यह जो रिलेशन बना है ना, यह जो रिलेशन बना है और इसको जब हम लिखे हैं तो यह किस फॉर्म में लिखा गया है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया है। किसके फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे क्या ना, इस जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और जो सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड कंपोनेंट है इस रिलेशन का, हम इमेज बोलते हैं। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलेंगे प्री इमेज और 2 को क्या बोलेंगे इमेज, सॉरी ये 2 नहीं होगा 3 होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ जो यह 2 है इसको क्या बोलेंगे प्री इमेज बोलेंगे, और यह 6 क्या हो जाएगा इमेज हो जाएगा। यहाँ इस 3 क्या हुआ प्री इमेज, और इसी में जो 9 है वह क्या हो जाएगा इमेज हो जाएगा। 4 प्री इमेज और 12 इमेज हो जाएगा, है ना आसान। थोड़ा सा इसको हम यहाँ देख लेते हैं, आप देखो यहाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। इस 2 का, या जो एलिमेंट्स 2 है, यह किसका किसका प्री इमेज है। प्रश्न ऐसे होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा, 2 किसका किसका प्री इमेज है। तो देखेंगे यह 2 जो है 2 का भी प्री इमेज है और 4 का भी प्री इमेज है। और
इसका दूसरे तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 2 का इमेज कौन कौन सा है। तो देखेंगे 2 से जो एरो निकला है किसको किसको हिट किया है। तो देखेंगे जो 2 से एरो निकला है 2 को भी हिट किया है और 2 जो निकला है 4 को भी हिट किया है। तो 2 और 4 इसके क्या कहे जाएंगे, इमेज कहे जाएंगे, है ना आसान। यह 2 क्या है, इमेज है किसका, 2 का। 4 क्या है, इमेज है 2 का। फिर बताओ इस 3 का इमेज क्या हुआ। तो 3 से जो एरो निकला है सिर्फ और सिर्फ 1 को हिट किया है, तो 1 क्या हुआ, इमेज हुआ। किसका इमेज हुआ, 1 इज द इमेज ऑफ 3। 1 जो है इमेज है, 3 का इमेज है। वैसे ही आप देखो इस 4 से जो एरो निकला है 2 को भी हिट किया है, 4 को भी हिट किया है। तो जो 4 है, जो 2 है किसका इमेज है, इमेज ऑफ, देखेंगे यह 2 जो है 2 का भी इमेज है और 4 का भी इमेज है। वैसे ही देखेंगे 4 बहुत सारे एलिमेंट्स, तो यानी कि इधर वाला जो फर्स्ट सेट है इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेंगे प्री इमेज, इससे मिलेंगे इमेज। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा और मेंशन करेंगे तो समझ में आ जाए। और देखोगे यहाँ जो क्वेश्चंस ए दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे यहाँ जो क्वेश्चंस है इसमें भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। कह रहा है क्या, x का संबंध y से तभी होगा जब y इज डिविजिबल बाई x। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड r इज इक्वल टू, r जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। इट मीन्स यहाँ कंडीशन लग गया है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से इमेज होंगे, कौन कौन से प्री इमेज होंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ध्यान देंगे। तो देखो बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या बोला है, थोड़ा सा इसको एरो डायग्राम से डिनोट करें तो बहुत और मज़ा आएगा। आप बताओ, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स जो रिलेशन बना है या जो आर रिलेशन बना है सेट ए से सेट ए में ही बना है। ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा एक बात और जान लो आप, यह जरूरी नहीं है कि रिलेशन बनने के लिए एक सेट से दूसरे सेट में हो। एक सेट से मतलब किसी सेट को खुद से भी, खुद के एलिमेंट से भी रिलेशन हो सकते हैं। आप सोचो अपने फैमिली में, आपके फैमिली में जितने लोग हैं आपस में भी उनका रिलेशन केवल रिलेशन वाले से ही नहीं है, मीन्स आपके बीच भी रिलेशंस है। आप अगर हो तो आपके मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची और साथ साथ बहुत सारे दादा दादी भी हैं, तो आपस में भी रिलेशंस है। तो वहाँ ये चीज़ को देखना है। यहाँ इस क्वेश्चन में सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन बोला है, अब यहाँ सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन बोला है। अब इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यदि आर बोलेंगे तो कंडीशन यह लगाया है कि इसके एलिमेंट्स को फर्स्ट वाले पार्ट को x मानेंगे, इसके एलिमेंट्स को क्या मानेंगे, y मानेंगे। और x का रिलेशन y से तभी होगा जब y इज डिविजिबल बाई x। आप बताओ, इधर वाले को y मानेंगे, इधर वालों को x मानेंगे, तो बताओ इसमें 1 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 किस किस से डिविजिबल है, आप बता दो तो फटाफट। 1 डिविजिबल है सिर्फ और सिर्फ 1 से, आप बताओ। अब यहाँ और किसी से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने का सेंस ये है कि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं आने चाहिए, डेसिमल में नहीं आने चाहिए। और बताओ यहाँ जो 2 एलिमेंट्स है 2 है, यह किससे किससे डिविजिबल है, तो 2 जो है 1 से डिविजिबल है और 2 जो है 2 से भी डिविजिबल है। 3 किससे डिविजिबल है, तो देखोगे 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 को किससे किससे किया जा सकता है, तो 4 को 1 से और 4 को 2 से भी कर सकते हैं और 4 को 4 से भी कर सकते हैं। फिर बात करें 5 का, अब बात करते हैं हम किसका, 5 का। तो 5 बताएंगे 1 का रिलेशन 5 से हो जाएगा और 5 का 5 से होगा। साथ ही साथ अब 6 को थोड़ा सा फोकस करिए, 6 को बता दीजिए तो 1 से भी हो जाएगा। देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ बन गया, 2 से भी हो जाएगा,
3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से यहाँ जितने भी रिलेशंस बने उसको यदि हम अरेंज करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो क्या बन जाएंगे? आपका यह रिलेशंस रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखो R इज इक्वल टू क्या होगा, फटाफट लिख लीजिए। 1 का 1 से है 1 1, 1 2 भी है 1 3, फिर बताओ 1 4, 1 5, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन लिखना पड़ेगा 1 6, फिर बताओ 2 का केवल 2 से है, 2 का 2 से है, फिर देखो 2 का किससे है, 4 से है, 2 का 6 से है, फिर देखा जाए 3 का 3 से है, 3 का 6 से भी है, फिर 4 का 4 से है, और 5 का 5 से है, और 6 का 6 से है। इस तरह से इस रिलेशन R के जो एलिमेंट्स है आपको हम क्या किए, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। कितना आसान है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेशन को रिलेट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम इजीली लिखते हैं, है ना आसान। तो देखेंगे हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, काफ़ी शानदार होगा। कह रहा है क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस कितने तरह के होते हैं, रिलेशन कितने तरह के होते हैं, एंड व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है। इन 2 टॉपिक पर हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा। आप अपने घरों पर स्वस्थ सुरक्षित और मस्त रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे 5 व्हील फैमिली के साथ बने रहें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।